दोस्तों, मैं विषय आदर स्वागत करता हूँ आपके फिजिकल स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के प्रश्न जो आपके नागरिक शास्त्र के प्रश्न हैं, जो कि पिछले गत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लाक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनिए। ए नागरिक समाज, बी प्राकृतिक अवस्था, सी सरकार या डी सामाजिक अनुबंध। जैसे आपके ऑप्शंस हैं, ए आपका सही क्रम क्या है, डी ए बी सी या बी बी डी ए सी या सी सी बी ए डी या डी ए सी बी और डी। तो इसमें आपका सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पहले बी यानी प्राकृतिक अवस्था, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर नागरिक समाज, तब सरकार। ये आपके लाक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम है। लाक में सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, जहां लोग स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाज प्रिय हैं, किंतु प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं जिन्हें दूर करने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। इस संविदा में सिविल समाज की उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात एक दूसरी किंतु गौण संविदा के शासन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाब्स के सामाजिक समझौते में इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए शासक एक पक्ष नहीं है, या बी शासक एक पक्ष है, या सी शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, या डी शासक का एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो सामाजिक समझौते में क्या चीज़ है, इसमें आपका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शासक एक पक्ष नहीं है, यानी हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। हाब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया, यानी पारस्परिक समझौता मतलब एक दूसरे से आपस में समझौता किया, और इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिया, जो कि समझौते का पक्ष नहीं था। अतः सामाजिक समझौता शासक और लोगों के मध्य न होकर के मनुष्यों के मध्य होगा, जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश संप्रभु यानी लेवियाथन का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाक ने समर्थन किया, इसमें आपका ऑप्शन है किसका, ए शानदार क्रांति का, या बी निरंकुश संप्रभुता का, या सी शासन के निरंकुशता का, या डी व्यक्ति का। लाक ने तो किसका समर्थन किया, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शानदार क्रांति का, यानी लाक ने जो है आपके शानदार क्रांति का समर्थन किया था। इंग्लैंड में सन 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई और जिसे शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ पे इस प्रश्न में दिया आपका कि शानदार क्रांति, तो कहीं कहीं आपको शानदार क्रांति की जगह रक्तहीन क्रांति भी लिख के दे सकता है। ध्यान रखिएगा कि वो रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति दोनों हो सकता है, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही होगा जब भी होगा। और इस क्रांति की प्रमुख विशेषता यह थी कि बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया और लाक ने इसी क्रांति का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, या बी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, या सी राज्य शोषण का एक साधन है, या डी राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्य शोषण का एक साधन है, यानी कि कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व जो करता है वो आपके राज्य शोषण का एक साधन है। यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति है और इसका सृजन पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग से सुरक्षा और शोषण का वैध बनाने के लिए हुआ था। अतः राज्य जो है राज्य मजदूर वर्ग के शोषण के साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये आपका कौन कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए राज्य के स्वरूप का, या बी राज्य के कार्यों का, या सी राज्य की उत्पत्ति का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राज्य की उत्पत्ति का। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है आपके राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है। और प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति में सशस्त्र और चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक में यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, और न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है।
इसमें आपके ऑप्शन हैं ए मैकाइवर का, या बी गेटले का, या सी गार्नर का, या डी मोर्गान का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गार्नर का। यानी गार्नर ने कहा था कि राज न ही ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शारीरिक बल है, और न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यानी यह कथन जो आपके गार्नर जी का था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जेवंस के नाम से, या बी लास्की के नाम से, या सी मोर्गन के नाम से, या डी हेनरी मैन के नाम से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन के नाम से आपके जो है राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। यानी प्रारंभिक काल में कुटुंब यानी पितृ प्रधान था। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंसेंट लॉ जो 1861 में प्रकाशित हुई थी, तथा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 1875 में प्रकाशित हुई थी, में पितृ प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब इसमें पूछ लेता है कि हेनरी मैन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। एक प्रमुख पुस्तक आपको दो इसमें दिया हुआ है, एंसेंट लॉ जो आपका 1861 में आई थी, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन जो आपका 1875 में आई थी। हेनरी मैन के अनुसार ही समाज का प्राचीनतम इतिहास है कि आधुनिक खोज इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूहों को एकता के था, यानी सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। यह आपका हेनरी मैन ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए रूसो, या बी लॉक, या सी कांत, या डी बोंदा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। यानी कि सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक जो आपके जॉन लॉक थे। लॉक ने समझौता सिद्धांत में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। और इस प्रकार लॉक ने एक सीमित उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सभी उदारवादियों द्वारा, या बी केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, या सी केवल जॉन लॉक द्वारा, या डी केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल कुछ उदारवादियों द्वारा जो आपके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। यानी प्राकृतिक अधिकार जो है नेचुरल राइट के सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों द्वारा किया गया है। कुछ उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते हैं, जैसे जर्मी बेंथम है आज ने इसका उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि आपके ऑप्शन हैं ए कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, या बी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, या सी राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, या डी राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। अभी इसमें प्रश्न पूछा है कि राज्य की उत्पत्ति में दैवी सिद्धांत नहीं मानता है, क्या चीज़ नहीं मानता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैवी सिद्धांत जो है आपके ये नहीं मानता है कि राज्य सरकार है और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव और नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ये स्टेटमेंट जो है आपका ये राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो नहीं मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा अबाध संविदा है। और बी
लाक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा के व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। और सी, लाक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार का अवसान हो जाता है। या डी, उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी जॉन लाक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत में आपके ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जहां लाक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के विषय में तीनों विकल्प सही हैं और रूसो द्वारा प्रतिपादित संविदा की प्रकृति में लाक और हाब्स दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, सी.बी. मैकफर्सन, या बी, जॉन रॉल्स, या सी, कार्ल जे पॉपर, या डी, एल.टी. हॉबहाउस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल जे पॉपर। यानी कि सुधारवादी एवं क्रमिक सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने वाले आधुनिक विचारक जो है आपके कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो कि 1945 से प्रकाशित हुई थी, में कहा है कि सामाजिक अभियांत्रिकी एंड सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत का प्रतिपादन उसमें किया था उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, मनुष्य एक भला व्यक्ति था, या बी, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था, या सी, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, या डी, मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था। यानी संविदावादी विचारक जॉन लॉक के अनुसार जो है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के शांति में पारस्परिक सहयोग करने वाला व्यक्ति है और लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, लॉक, या बी, रूसो, या सी, हॉब्स, या डी, मैकियावेली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉक। यानी लॉक ने जो है समझौते यानी एक सामाजिक तथा दूसरे सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु न तो यह व्यवहारिक है और न ही इसमें अस्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। लॉक के लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य वह निश्चित करता है कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं तथा दूसरे में जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, लॉक, या बी, रूसो, या सी, ग्रीन, या डी, बेंथम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जो है जॉन लॉक का नाम जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रसिद्ध उदारवादी विचारक जॉन लॉक से जुड़ा है। उनके अनुसार मनुष्यों की एक प्राकृतिक अधिकार यानी जन्म से ही प्राप्त होते हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये सब अधिकार जो होते हैं लॉक के अनुसार जो आपके ये प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट है जो आपको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, राजनीतिक चेतना, या बी, रक्त संबंध, या सी, राजनीतिक दल, या डी, धर्म। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल जो है आपके राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। राज्य के विकास में राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल सुस्थापित राज्य के पश्चात ही सरकार के निर्माण और संपत्ति के लिए क्रियाशील होते हैं, जबकि रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना जैसे कारक जो है राज्य के विकास को प्रभावित किया है और ये सभी कारक जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी यानी ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, सत्य का सिद्धांत, या बी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, या सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, या डी, विकासवादी सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विकासवादी सिद्धांत। यानी राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का एक कारक है, यह आपके विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है।
और यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। और यह सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय से नहीं हुई है, माने एक निश्चित समय में नहीं हुई है, बल्कि यह एक क्रमिक विकास का परिणाम हो जो कि धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हुआ है। इस सिद्धांत का ये मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए शक्ति का सिद्धांत, या बी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, या सी सामाजिक समझौता सिद्धांत, या डी विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विकासवादी सिद्धांत, जो है आपके राज्य की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत है, जो कि हमेशा से मान्य रहा है। इसी को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण शक्ति अथवा समझौते द्वारा नहीं किया गया है। यानी इस सिद्धांत का मानना है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो शक्ति या किसी शक्ति के द्वारा या किसी समझौते के द्वारा नहीं हुआ है, अपितु इसका प्राकृतिक विकास यानी प्रकृति के हिसाब से इसका विकास हुआ है। जिस प्रकार अन्य संस्थाएं विकसित होती हैं, राज्य भी ऐतिहासिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। और विकासवादी सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अतः राज्य की उत्पत्ति का यह सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, जो कि कल्पना पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए दैवी सिद्धांत, या बी शक्ति सिद्धांत, या सी ऐतिहासिक सिद्धांत, या डी आपका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। और यह मानता है कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है, न कि समझौते का। इसका मानना है कि राज्य रूपी संस्था के विकास में अनेक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे रक्त संबंध हो गया, आर्थिक सहयोग हो गया, राजनीतिक चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ें जो आपके इसमें विकास के एक तत्व रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए हेनरी मैन द्वारा, या बी ओपेनहाइमर द्वारा, या सी ट्राइट्स्के द्वारा, या डी दुर्खिम द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेनरी मैन द्वारा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है वो सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया है। और उनमें से राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या बोलते हैं, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे मत का उल्लेख किया है, जिसमें से एक मत आपके ऐतिहासिक सिद्धांत का भी है। और इसी सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक रहे हैं सर हेनरी मैन हैं, और सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास के आधुनिकतम गवेषणाएं यानी इस निष्कर्ष पर की ओर इंगित करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंधी था। यह कथन यह आपके जो है सर हेनरी मैन ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो, या बी मैकियावेली, या सी स्पेंसर, या डी मार्क्स। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। यानी कि राज्य के सावयवी सिद्धांत का जो प्रथम प्रतिपादक है वो आपके प्लेटो जी हैं। और राज्य के सावयवी अंगिक सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत को ही आपका अंगिक सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रतिपादक भी बोलते हैं। इसका जो प्रतिपादक है प्लेटो ने किया था। और सावयवी सिद्धांत का तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से होता है जो राज्य को विभिन्न अंगों से युक्त एक ऐसी संरचना मानता है जैसे मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त एक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए निजी संपत्ति, या बी पूंजीवाद, या सी विशिष्ट अधिकारी तंत्र, या डी सार्वजनिक ऋण का अनुबंधन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निजी संपत्ति। यानी कि फ्रेडरिक एंजल्स ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स में सर्वप्रथम राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। इसमें निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना गया, जिसकी सुरक्षा के लिए पूंजीगत वर्ग ने इस संस्था का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है?
तो इसमें आपका जवाब सही इसमें जो ऑप्शन है आपके इस प्रकार हैं। ए सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, या बी शक्ति का सिद्धांत, या सी दैवी सिद्धांत, या डी विकासवादी सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शक्ति का सिद्धांत। यानी कि शक्ति के सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं वरन एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। अब ये शक्ति का सिद्धांत जो है आपके ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो आपके बल के आधार पर नहीं शक्ति के आधार पर हुई है, जबकि बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। यह आपके शक्ति के सिद्धांत का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य, इस आपके ऑप्शन हैं। ए राज्य एक मानवकृत संस्था है, या बी संप्रभु है, या सी लोकतांत्रिक है, या डी निरंकुश है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य जो है एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या देता है उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक के दैवीय अधिकारों को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की है कि शासक की सत्ता सही का आधार शासकों की सहमति यानी कंसेंट है। और इस प्रकार सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि राज्य जो है मानव द्वारा बनाया गया है अर्थात मानवकृत संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए एंजिल्स, या बी स्टालिन, या सी लेनिन, या डी हैबरमास। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेनिन। यानी कि सोवियत संघ के समाजवादी विचारक लेनिन को व्यवहारिक मार्क्सवादी कहा जाता है, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम सैद्धांतिक मार्क्सवाद को सोवियत संघ में व्यवहारिक आयाम दिया तथा 1917 में पूर्व यानी सोवियत संघ में साम्यवादी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सापेक्ष सिद्धांत से किसका नाम संबंध है? इस आपके ऑप्शन हैं। ए हॉब्स का, या बी मैकाइवर का, या सी हर्बर्ट स्पेंसर का, या डी लास्की का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी हर्बर्ट स्पेंसर का। यानी राज्य की उत्पत्ति का जो सापेक्ष सिद्धांत है उससे आपका जो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है, जबकि हाब्स लॉक रूसो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ए राज्य एक नैतिक संस्था है, या बी राज्य एक मानवकृत संस्था है, या सी राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, या डी राज्य की प्रकृति स्वायवी है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य एक मानवकृत संस्था है। और 17वीं 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक संविदा सिद्धांत का पूर्व प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर के एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है, जो कि इस सिद्धांत का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। इसमें आपके ऑप्शन हैं। ए दैवीय सिद्धांत से, या बी शक्ति सिद्धांत से, या सी स्वाभाविक उद्भव संबंधी यूनानी सिद्धांत से, या डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से। यानी कि उदारवादी विचारक जो है राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं कि जिसे सब मनुष्यों या उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है, और यह विचार जो है राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। यानी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य का उदारवादी संकल्पना के अनुरूप है, और इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है, यानी हित साधन के उद्देश्य से किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का, या बी
राजनैतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने, या सी यथास्थिति का औचित्य स्थापित करने का, या डी क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाने का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। यानी कि सामाजिक संविदा सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत शासक के दैवीय अधिकारों को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासितों की सहमति यानी कंसेंट है, और जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर इस सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव तैयार कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है क्या? इस आपके ऑप्शन है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, या बी यथास्थिति के औचित्य को बताना, या सी राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना। यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत जो आपका मूल रूप से यह चाहता था कि राजनीतिक दायित्व को आधार को समझाया जाए। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। हाब्स, लॉक और रूसो जो कि इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं, जिन्होंने अपने तर्क द्वारा नागरिकों के प्रति राज्य का और राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्व को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।